नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले हम बात करेंगे रतलाम से अहम खबर की, जहां पर कुख्यात दिलीप दिवेल मारा गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया दिलीप दिवेल। मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ट्रिपल मर्डर का आरोपी दिलीप दिवेल बताया जा रहा है। सीएम ने ट्वीट कर पुलिस को बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी है पुलिसकर्मियों को। जिस तरीके से पुलिसकर्मियों ने, पुलिस के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है उसकी फायरिंग का, और उसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ, पुलिस को बधाई दी है शिवराज सिंह चौहान ने। और आपको ये भी बता दें कि दिलीप दिवेल एक ऐसा कुख्यात आरोपी जो लूट के इरादे से घर में घुसता था, लेकिन वो पकड़ में ना आए, उसकी किसी भी तरीके की कोई सुराग न लग पाए, कोई उसका हुलिया न बता पाए। इस कारण से वो घर में मौजूद लोगों को बेरहमी से मार देता था और फरार हो जाता था। कई सारी वारदातों में लिप्त था। तकरीबन 50,000 रुपए का इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। ट्रिपल मर्डर का आरोपी भी था। अब जहां इसने लूट के इरादे से गए एक घर में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस को जब जानकारी मिली, पुलिस पकड़ने गई, तो आरोपी को पकड़ने के लिए जैसे ही पहुंची तो फायर का मुंहतोड़ जवाब पुलिस ने दिया। सुधीर जैन लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, बड़ी सफलता भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो तमाम आरोपों में लिप्त था, तमाम उसके ऊपर आरोप लगे थे, पूरी जानकारी दीजिए अभी, और क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, देर रात करीब 9 से 10 बजे की पूरे घटनाक्रम है। बताया जाता है कि मिड टाउन कॉलोनी में ये जो आरोपी है दिलीप दिवेल, वो किराए के मकान में रहता था, और उसके बाद जब है पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि वो भागने की फिराक में है, तो पुलिस ने जो है ख्यासरोड रोड के ऊपर जो खेत है वहां पे भाग रहा था। उस समय पुलिस ने इसे ललकारा और सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जो दिलीप दिवेल है उसने सरेंडर ना करते हुए पुलिस के ऊपर फायर खोल दिया। जिसके बाद पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो दिलीप दिवेल को गोली लगी, और जब उसे जिला अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरी मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर है पुलिस के, साथ ही 3 आरक्षक भी है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ट्वीट करके रतलाम पुलिस की इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो है उन्हें शुभकामना दी है, बधाई दी है, और जो घायल जो आरक्षक है, जो पुलिसकर्मी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। बड़ा सवाल यही है कि दुर्दांत अपराधी था दिलीप दिवेल। उसने बीते 6 महीनों में रतलाम में 4 मर्डर किए हैं। जो तरीका वादा था काफी जघन्य था। वो सीधे सिर में गोली मारा करता था। यही वजह है कि पुलिस के रडार पे था, और कल जब पुलिस को भी मौका मिला हाथ खोलने का, तो पुलिस ने वाकई में अच्छा काम किया। और रतलाम बाद में 2009 से ही वो अपराध की दुनिया में सक्रिय था। 2009 में पहला मामला उससे रतलाम के औद्योगिक थाने में दर्ज किया था, रेप का। तो उसके बाद लगातार वो गुजरात में 2 हत्याओं को अंजाम देता है, और उसी जो हत्या उसने गुजरात में की थी, उसी मामले वो पैरोल पे छूटा था, लेकिन वहां से वो भाग निकला। तो उसके बाद रतलाम में आकर रहने लगा, और यहाँ पे क्राइम की दुनिया में जो है वो एक बड़ा नाम उभर के सामने आया। 2018 जून इसी साल की बात है। एक महिला के घर में घुस के हत्या कर दी थी। बीते कुछ दिन पहले करीब 25 नवंबर की बात है। एक ही परिवार के 3 लोगों के सर में गोली मारकर उसने हत्या की थी, जिसके बाद वो फरार कर रहा था, और अब जो है पुलिस की मुठभेड़ में वो मारा गया। साथ ही सुधीर, जो पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं उनको क्या गोली लगी है? क्या हालत बनी है उनकी अभी? 500 जो पुलिसकर्मी है उनकी हालत अच्छी है। एक पुलिसकर्मी का फ्रैक्चर है, लेकिन गोली का अभी तक के बाद सामने नहीं आई। सवाल किया था, एसपी ने सवाल किया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सभी एसपी होंगे, उसके बाद तय होगा क्या उन्हें गोली लगी है या फिर वो मुठभेड़ में जो दौड़ भाग में गिरे हैं, घायल हुए हैं, उसकी वजह से वो जो है। तो ये अभी इस सवाल का जवाब आना बाकी। हालांकि या जिस मौके पहुंचे थे रात में पुलिसकर्मियों का हाल जानने के लिए खबर हुई है, क्या जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच सकते हैं पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने के लिए, क्योंकि आज सुबह जो है आरोपी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद देखा जाएगा आखिर करना क्या है, क्या उसके परिजन शव को लेने के लिए आते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं, इसलिए आज दिन भर गर्मागर्मी बची रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे जब पूछा गया तो पुलिसकर्मियों को गोली नहीं लगी है, लेकिन वो जख्मी है। हालांकि हालत खतरे से बाहर है, इलाज जारी है। एक और बड़ी खबर है शहडोल से। जिला अस्पताल में फिर 2 नवजात की मौत का मामला सामने आया है। पिछले 12 घंटे में 2 नवजात की मौत हो गई है। पीआईसीयू वार्ड में भर्ती थे दोनों नवजात। 6 दिन में 10 नवजातों की मौत हो चुकी है। कल ही बच्चों की मौत पर जांच टीम ने क्लीन चिट दी थी अस्पताल प्रबंधन को। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से नवजातों की मौत हो रही है उसमें अस्पताल प्रबंधन पल्ला झाड़ रहा है। उनका ये कहना है कि देरी से नवजातों को लाया जा रहा है, और निमोनिया की शिकायत होती है, लेकिन देरी से पहुंचने के कारण, समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण नवजातों की मौत हो रही है, ना कि अस्पताल प्रबंधन की किसी भी तरीके की लापरवाही के चलते। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है जो परिजन है वो काफी आक्रोशित
निराश्रित होते हैं। उनका ये कहना है कि यदि बच्चों को समय पर भी ला दिया जाता है तब भी अस्पताल प्रबंधन सही तरीके से इलाज नहीं करता है, लापरवाही होती है और यही कारण है कि उचित संसाधनों की कमी के चलते भी इलाज नहीं हो पा रहा है और नवजातों की मौत हो रही है। एक बार फिर से बड़ा मामला, कल ही जांच टीम ने क्लीन चिट दी है अस्पताल प्रबंधन को और एक बार फिर से पिछले 12 घंटे में 2 नवजात की मौत की खबर सामने आ गई है। एक बार फिर से वो तमाम सवाल खड़े होते हैं जो आरोपों की फहरिस्त लंबी कर रहे हैं। आपको बता दें, जो परिजन हैं उनका भी लगातार आरोप है अस्पताल प्रबंधन पर कि उचित इलाज नहीं होता है और तकनीकी संसाधन नहीं मौजूद हैं, इलाज का अभाव होता है, डॉक्टर और नर्स संजीदगी के साथ अपना काम नहीं कर रहे हैं और इस वजह से नवजातों की मौत हो रही है। सीहोर की बात करेंगे। सीहोर के आष्टा में भोपाल इंदौर बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में भोपाल के रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। भोपाल के ईदगाह हिल्स निवासी कपूर परिवार वैवाहिक समारोह में शामिल होने कार से भोपाल से इंदौर जा रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े एक दूध के टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में कार में सवार माता पिता सहित उनकी एक बेटी की मौत हो गई, जबकि उनकी दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, छेड़खानी के आरोपी पुलिस अधिकारी को अग्रिम जमानत मिली है। इंस्पेक्टर के त्रिपाठी को मिली अग्रिम जमानत, जहां हाईकोर्ट ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की शर्त पर जमानत दी है। अग्रिम जमानत देते समय हाईकोर्ट ने कहा, जांच में सहयोग न करें तो पुलिस गिरफ्तारी के लिए स्वतंत्र है। तत्कालीन कंपू थाना के टीआई के त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ था। आपको बता दें, जो ई रिक्शा चलाने वाली महिला है उसने शिकायत की थी और मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद टीआई निलंबित हुए थे। इंस्पेक्टर के त्रिपाठी को अग्रिम जमानत कोर्ट की तरफ से मिली है। छेड़खानी के आरोप में पुलिस अधिकारी को जमानत मिली है। एक और जानकारी, भोपाल में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने चेकिंग के दौरान एक युवक ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। कार में सवार युवक ने कहा कि मान्यवर का मालिक हूं, मेरे फूफा जी अनिल माहेश्वरी पीएचक्यू में हैं और अभी ट्रांसफर करवाता हूं। पुलिस के साथ गाली गलौज करने वाले आरोपी युवक ने खुद को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर सीएम की धर्मपत्नी और मंत्री विश्वास सारंग को अपनी दुकान का ग्राहक बताते हुए पुलिस कर्मियों पर धौंस दिखाता रहा। और ग्वालियर से खबर है, बेगुनाह युवक को इनामी बदमाश बताने का मामला, हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। बहोड़ापुर पुलिस ने बेगुनाह अरुण को इनामी बदमाश बताकर फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे। आपको बता दें, अरुण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले में पुलिसकर्मियों को दोषी पाकर जुर्माना लगाया है। 3 पुलिस कर्मियों और शासन पर कुल 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की जो रकम है वो फरियादी अरुण को दी जाएगी, जो कि पीड़ित है। जुर्माने में 2 लाख शासन, 1-1 लाख रुपए एसआई दिनेश राजपूत, संगीता मिंज, आरक्षक अचल शर्मा से वसूल किए जाएंगे। एक और खबर भोपाल से है। एमपी में नक्सली क्षेत्रों से गांजे की तस्करी का मामला सामने आया है, जहां पिपलानी पुलिस ने तस्करी से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 1.75 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। आरोपी आंध्र प्रदेश और ओडिशा बॉर्डर से गांजे की खरीदी करते थे, जो नक्सली क्षेत्र माना जाता है। पुरानी कार की पिछली सीट को मॉडिफाई करवाया गया था, यहां पर जगह बनाई गई थी गांजे को रखने की। आरोपियों ने एक गुप्त चैम्बर भी बनवाया था और इसी चैम्बर में छिपाकर गांजे की सप्लाई भोपाल और आसपास के जिलों में की जाती थी। तस्करों से पेडलर्स गांजे की छोटी छोटी पुड़िया युवाओं और कॉलेज छात्रों तक पहुंचाया करते थे। और जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस ने जानकारी जुटाई, धर दबोचा गया। 6 तस्करों के साथ बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया है। अगले कुछ दिनों में कोरोना वायरस वैक्सीन आने की संभावना के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होने जा रही है और इस बैठक में पीएम मोदी के संसद के दोनों सदनों के विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत करने की संभावना है।
संसदीय कार्य मंत्रालय बैठक के लिए समन्वय कर रहा है और सभी दलों को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। संसद के दोनों सदनों में पार्टियों के नेताओं को सुबह 10:30 बजे होने वाली ऑनलाइन बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वैक्सीन पर मोदी जी की मेगा मीटिंग होने जा रही है और आज सभी दलों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें तमाम जो प्रमुख विभाग के मंत्री होंगे वो भी शामिल होंगे, यहां तक कि विपक्ष के भी जो फ्लोर मैनेजर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग होगी और वैक्सीन पर चर्चा होनी है। वैक्सीन के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी और प्रदेश में जिस तरीके से देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था है और आने वाले समय में जो कठिनाइयां होंगी उन तमाम चीजों को लेकर बातचीत की जाएगी। वैक्सीन जल्द ही आ सकती है ऐसा अनुमान है और वैक्सीन का जैसा कि आपको मालूम है 3rd फेज का ट्रायल अभी हाल ही में हुआ है और उसके सकारात्मक पहलू दिखने के आसार हैं और यही कारण है कि अब वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। तमाम जो मंत्री हैं संबंधित विभागों के वो भी शामिल होंगे और साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, बहुत ही अहम बैठक आज प्रधानमंत्री मोदी लेने वाले हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या वो विषय होंगे जिसको लेकर चर्चा होनी है? देखिए, आपको बता दूं कि 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठक होगी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी फ्लोर लीडर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक की शुरुआत में ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जो है एक चर्चा की जाएगी। उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार ने अब तक काम किए हैं और क्या आगे की रणनीति है, कितना कारगर साबित हुआ है केंद्र सरकार की रणनीति। दूसरी तरफ कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर अब तक देश में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन निर्माता 3 वैक्सीन निर्माता कंपनियों का दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 3 कंपनियों के वैज्ञानिकों से बात कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में ये भी सभी राजनीतिक पार्टियों को जरूर बताया जाएगा कि अभी वैक्सीन के निर्माण में भारत कहां पर खड़ा है और आगे किस तरीके से केंद्र सरकार बढ़ना चाहती है। दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों से ये सुझाव भी मांगा जाएगा कि क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आने वाली है, तो ऐसे में पिछले दिनों जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी तो उसमें भी सुझाव मांगे थे। आज की बैठक में भी जरूर चर्चा की जाएगी सभी राजनीतिक पार्टियों से कि केंद्र सरकार किस तरीके से आगे बढ़े जिससे सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अहम है और ये मीटिंग भी बहुत ही अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से वैक्सीन के 3rd फेज का ट्रायल हुआ था अनूप, तो क्या ये भी माना जाए कि जो बैठक होने जा रही है उससे ही साफ तौर पर संदेश है कि जो 3rd फेज का ट्रायल था वो सफल होगा, उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस तरह का कोई ब्यौरा सभी राजनीतिक पार्टियों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो वैक्सीन कंपनियां हैं वो 3rd फेज के ट्रायल में क्या उसका परिणाम आता है वो कंपनियां तय करेगी, वो वैज्ञानिक तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि क्या प्रधानमंत्री ने क्या देखा है, क्या समझा है वैक्सीन निर्माण में, ये जरूर आज सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने रख सकते हैं। वो बता सकते हैं कि जो उन्होंने देखा है उसके मुताबिक कब तक वैक्सीन जो है बनकर तैयार हो जाएगी भारत में और उसकी प्रक्रिया को, उसके लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर कोई देरी नहीं की जाएगी। सबसे बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के सामने यह है कि वैक्सीन के निर्माण होने के बाद किस तरीके से पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को खत्म की जाए। चलिए, फिलहाल तो वैक्सीन आ जाए और इसके जो परिणाम है वो सफल निकल कर, सकारात्मक निकल कर आए, यही बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया आपका अनूप, चूंकि वक्त की कमी है तो आज होने वाली बैठक पर अहम नजर भी बनी रहेगी। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार से विभागवार समीक्षा बैठक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग
की समीक्षा करेंगे और इस बैठक में सीएम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर भी चर्चा करेंगे। वहीं मंत्रियों से विभागों की ओर से एक्शन प्लान की जानकारी ली जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ पहुंचे, जहां बाबा धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की। भगवान शंकर का उन्होंने अभिषेक भी किया है और ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायगढ़ में जब सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से सीधे रायगढ़ पहुंचे थे और यहां पर वे प्रदेश की खुशहाली की कामना किए हैं। बाबा के धाम पहुंचे और बाबा के धाम में उन्होंने पूजा अर्चना भी की और इस दौरान आप देख सकते हैं कि भगवान शंकर का अभिषेक करने के साथ ही उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। नींद में है बाबा जी, नींद आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जशपुर जिले को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल रंजीता स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जिले को 792 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से 196 योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल जिले में 568 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 64 सड़कों के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 38 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हो चुके सड़कों के 40 कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे और मुख्यमंत्री वनांचल के इस जिले में क्रेडा द्वारा लगभग 62 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किए गए सोलर सिंचाई पंपों, सोलर होम लाइट और सोलर प्लांट स्थापना के पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल की प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात हुई है, जहां जवाहर भवन में यह मुलाकात करीब 5 घंटे तक चली है। 5.5 घंटे तक चली इस बैठक में संगठन की विस्तार और मजबूती को लेकर चर्चा हुई है। बता दें कि पिछले 15 दिनों में सीएम भूपेश बघेल की प्रियंका गांधी के साथ 2 बार मुलाकात हो चुकी है। ये दूसरी मुलाकात थी जो कि काफी अहम भी है, जहां संगठन के विस्तार, निगम मंडलों की नियुक्ति के लेकर तमाम चीजों को लेकर बातचीत हुई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने किसान आंदोलन पर न्यूज 18 से खास बातचीत की। किसानों के आंदोलन पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर ये कानून बनाया गया है। उनकी माने तो किसानों की मांग जायज है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेरे साथ है। सर, आज फिर किसानों की मीटिंग केंद्र सरकार के साथ है, लगता है कुछ वो हल निकलेगा? देखिए, जो इनकी बात है वो बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा है। ये कानून लागू करने को बोल रहे हैं, वो कानून वापस करने को बोल रहे हैं और हम सब वो कानून वापस लेने के ही पक्षधर हैं, क्योंकि काला कानून है। ये पूंजीपतियों के हित के लिए कानून लाया गया है, इसलिए इस भारत सरकार को बिना कोई मतलब इसे इज्जत की बात बनाते हुए इसको वापस लेना चाहिए। सर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि मैं तो एक्ट वाइज जो आपत्तियां किसान की हैं आज वार्ता में तैयार हूं, जहां आपत्ति है उस पर हम तैयार हैं। वो जो भी बात कर ले, लेकिन जो किसान की जो मांग है वो बिल्कुल जायज, उसको हम समर्थन करते हैं। उसको सब तीनों कानून वापस लेना चाहिए। एमएसपी का बात हो रही है कि एमएसपी को कानून में लिखा जाए, तो उसको कहते हैं कि एमएसपी तो पहले से ही है, इसमें लिखने की क्या बात है? पहले से ही एमएसपी से नीचे कोई नहीं बेचेगा। यही तो शंका हो रही है ना लोगों को। या तो फिर ये एक लाइन कर दे और कुछ मत करे, केवल एक लाइन कर दे कि पूरे अनाज किसान के वो एमएसपी से खरीदा जाएगा। आप खुद किसान हैं, तो ये लग रहा है कि सर क्या केंद्र सरकार के रुख में कहीं नरमी है? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली को घेर रखा है चारों तरफ से और दूसरे स्टेट से भी हो रहा है, आपके यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी किसान सड़कों पर हैं, केंद्र सरकार दबाव में है। केंद्र सरकार दबाव में तभी तो बात कर रहे हैं और ये इसको आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा। तो भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार दबाव में है और किसानों की मांग आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। कैमरामैन रमेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे धान का समय पर कस्टम मिलिंग कराने के संबंध में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में राज्य के कस्टम मिलिंग की क्षमता का उल्लेख करते हुए केंद्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में 26 लाख मीट्रिक टन उसना चावल और 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल उपार्जन की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था के सवाल पर पूर्व मंत्री राजेश पूनत ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राजेश पूनत ने कहा कि सरकार ने पुलिस का राजनीतिकरण किया है। पुलिस विभाग में अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। पूरे प्रदेश में अवैध कारोबार फल फूल रहा है। राजेश पूनत के आरोपों पर पलटवार करते हुए गृह विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी विपक्ष में है और विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। तो सैया भय कोतवाल तो फिर डर का आएगा। जब मेरी पोस्टिंग ले देकर के हुई तो फिर वो अधिकारी डरने वाला नहीं है। और इसलिए कानून व्यवस्था पूरे रायपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की डिस्टर्ब हो चुकी है। जब तक सरकार इनको पनिशमेंट नहीं देगी, कितने टीआई को सस्पेंड कर दिए, कितने एसपी सीएसपी के खिलाफ में कार्रवाई कर दी आपने। इसलिए दिखाने के कुछ हैं और देखने के कुछ और हैं। ये मतलब को समझना जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष के बारे में बात करना और उसके बारे में बोलना। अपराध जो हुए हैं उनको भी बहुत नज़दीक से हमने देखा है। कोई माफिया या कोई गिरोह वाली मारपीट नहीं है। तत्कालिक लड़ाई हुई और तत्कालिक गुस्से में आकर एक ने दूसरे को मार दिया। अपराध तो ये है, उसके मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है, उसको रोकने की आवश्यकता है। लगातार गृह मंत्री जी ने समीक्षा बैठक की। उस समीक्षा बैठक में मैं भी शामिल था। पुलिस विभाग के सभी आला अधिकारी उसमें शामिल थे, एसीएस उसमें शामिल थे। हम सब लोगों ने इस बात को कहा है कि कानून व्यवस्था को राजधानी से लेकर प्रदेश के हर जगह टाइट रखने की ज़रूरत है। और आप देखिए, लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रदेश में बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी आईजी और एसपी शामिल हुए। डीजीपी ने कहा कि पेंडिंग मामलों को जल्द निपटाएं। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को बढ़ रहे अपराध पर कड़ाई से रोक लगाने का निर्देश दिया। 5-6 जनवरी को फिर बैठक होगी, जिसमें साल भर के अपराधों की समीक्षा की जाएगी। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां रात को ठंड बढ़ेगी। अगले 4 दिन में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम मौसम का प्रभावित करेंगे। मौसम को 7 और 8 दिसंबर तक तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 9 दिसंबर से ही रात के तापमान में ज्यादा गिरावट होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड होने के आसार हैं। रात में ठंड बढ़ेगी। अगले 4 दिन में मौसम काफी प्रभावित होगा, क्योंकि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम मौसम को प्रभावित करने वाले हैं। 7 और 8 दिसंबर तक तापमान में उतार चढ़ाव होगा। 9 दिसंबर से ही रात के तापमान में ज्यादा गिरावट होने का अनुमान लगाया गया है।